In the last video, I talked about the Chalukyas and Rashtrakutas. They were the kingdoms that were prevalent in India. सबसे पहले हमने चालुक्यास देखा था। चालुक्यास 6th एडी में आए थे और इन्होंने रूल करा था 8th एडी तक। इनका जो एरिया था वो डेक्कन में था। ये जो चालुक्यास थे इन्हें वेस्टर्न चालुक्यास भी बोलते हैं या फिर इन्हें बादामी चालुक्यास भी बोला जाता था। बादामी इसलिए क्योंकि उनकी जो कैपिटल थी वो आज की बादामी एरिया में आती थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि वेस्टर्न चालुक्यास के बाद ईस्टर्न चालुक्यास आते हैं या फिर उन्हें वेंगी चालुक्यास भी बोलते हैं, और उसके बाद एक और चालुक्यास आएंगे जिन्हें हम कल्याणी चालुक्यास भी बोलेंगे। ये भी वेस्टर्न चालुक्यास कहीं कहीं मेंशन है, बट ये डिफरेंट है इन वाले वेस्टर्न चालुक्यास से जो 6th से 8th एडी तक थे। इनकी कैपिटल आज के बादामी वाले एरिया में थी और इनकी कैपिटल कल्याणी में थी। इनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, ये काफी आगे आता है, जब छोला हम पढ़ेंगे तब देखते हैं। फिर 8th एडी में चालुक्यास को सक्सीड कर देते हैं राष्ट्रकूटास। ये भी हमने देखा था लास्ट वीडियो में। राष्ट्रकूटास रूल करते हैं 8th एडी से 10th एडी तक और उसके बाद इनका डिक्लाइन हो जाता है। उस एरिया में राष्ट्रकूटास को सक्सीड कर देंगे ये कल्याणी चालुक्यास। ठीक है, तो सबसे पहले चालुक्यास आए थे, फिर राष्ट्रकूटास आएंगे और फिर डेक्कन में ही ये कल्याणी चालुक्यास आ जाएंगे। हमने पल्लव्स के बारे में भी पढ़ा था। पल्लव्स ने 3 एडी से रूल करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने रूल करा था 9th एडी तक। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी देख चुके थे। पल्लव की हमने टेरिटरी भी देखी थी, वो ईस्टर्न कोस्ट के पास उनकी टेरिटरी थी। संगम एज खत्म होती है 3 एडी में और संगम एज में 3 किंगडम्स काफी प्रोमिनेंट थे, छोला, चेरा, पांड्या। राइट, 3rd एडी के बाद कालाभ्रास का इन्वेजन होता है और उनका रूल अराउंड 150 से 200 साल रहता है। फिर कालाभ्रास को हटाने के लिए जो पल्लव्स होते हैं वो नॉर्दर्न साइड से अटैक करते हैं और कालाभ्रास को हटा के अपना किंगडम स्टैब्लिश कर देते हैं। तो 3rd एडी में इनका स्टार्टिंग हो जाती है, 4th एडी तक ये आते आते प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये 9 एडी तक रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इनसे पहले छोला हुआ करते थे। हमने देखा था छोला की संगम एज में छोला काफी प्रोमिनेंट थे। इन्होंने छोला का किंगडम एनेक्स कर दिया था और उन्हें अपनी एक फिड्यूटरी बना दिया था, मतलब एक छोटा सा एरिया दे दिया था और वो लोग किंग को टैक्स दिया करते थे या फिर ट्रिब्यूट पे करा करते थे पल्लव किंग को। 9th एडी तक ऐसे ही चलता रहा, बट 9th एडी में जैसे ही पल्लव वीक हुए वापस ये छोलास राइज होते हैं और अपना किंगडम स्टैब्लिश कर देते हैं। इन्हें हम इंपीरियल छोलास बोलते हैं। जो पहले वाले छोलास थे उन्हें हम संगम छोला बोलते थे, ऑल्दो ये उन्हीं की ही ब्रांच है, उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स है, बट इन्हें हम इंपीरियल छोलास बोलेंगे। इंपीरियल छोला इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि इनका जो एरिया था वो इंडिया के बाहर भी था, वो हम देखेंगे कैसे। तो एक बार फिर से देखते हैं। 3rd एडी में पल्लव्स आते हैं, ये 9th एडी तक रहते हैं। इन्होंने छोलास को हटा के अपना किंगडम स्टैब्लिश करा था और छोलास को अपनी फ्यूडिटरी बना दी थी। अब यही छोलास वापस 9th एडी में इन्हें हटा देंगे और अपना किंगडम स्टैब्लिश कर देंगे। तो इस टाइम का जो हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें, हम 9th एडी की बात कर रहे हैं। 9th एडी में पल्लव्स खत्म हो गए। 9th एडी में हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें तो इस टाइम पे राष्ट्रकूटास डेक्कन में होंगे जो 10th एडी तक थे। राइट, 10th एडी में राष्ट्रकूटास हट जाएंगे डेक्कन से और कल्याणी चालुक्यास आ जाएंगे और इसी के साथ ये छोलास साइमल्टेनियसली रूल करते रहेंगे। जो छोलास का एरिया होगा वो पूरा साउथ इंडिया होगा और पल्लव वाला एरिया होगा जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की। ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं कि छोलास बिकेम फ्यूडेटरीज इन उरैयार आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ संगम एज। ठीक है, जैसे संगम एज खत्म हुआ था 3 एडी में संगम एज खत्म हो जाता है और उसके बाद पल्लव्स इन्हें अपनी फ्यूडेटरी बना देते हैं। ठीक है, तब से ये 9th एडी तक फ्यूडेटरी थी। अब सोचिए 3rd एडी से 9th एडी तक ये सिर्फ फ्यूडेटरी थी और फिर 9th एडी में इनका राइज होता है। During 9th AD, they established an empire comprising major portions in South India. Their capital was Tanjore. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि छोलास की जो कैपिटल थी वो तांजोर थी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड यू शुड रिमेंबर इट। द कैपिटल ऑफ छोलास वाज तांजोर। तो आप मैप पे देखिए, ये वाला एरिया छोलास का हुआ करता था, संगम छोलास का। पल्लव का थोड़ा ये वाला एरिया था। पल्लव ने ये वाला एरिया इनका नेक्स्ट कर दिया था, इन्हें अपनी फ्यूडेटरी बना दी थी। ये अब पूरा पल्लव रूल कर रहे थे। यहाँ पे पांड्या था और यहाँ पे चेरा था। ठीक है, तो ये पल्लव ने नेक्स्ट कर लिया था सारा। 9th एडी में ये वाला एरिया वापस छोलास कैप्चर कर लेंगे
पल्लव्स को हटा के ये वाला एरिया छोला कैप्चर कर लेंगे। अभी यहाँ पे छेरा है और यहाँ पे पांड्या है। हम देखेंगे कि यही छोला इन सबको भी एनेक्स कर लेंगे, ये पूरा छोला का किंगडम बन जाएगा, पर वो हम बाद में देखेंगे। तो इनकी कैपिटल तांजोर थी और इन्होंने अपने श्रीलंका में भी रूल कर दिया था। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के बाहर भी इनका रूल था, तो इसलिए ही इन्हें इंपीरियल छोलास बोलते हैं। इन्होंने श्रीलंका में भी अपना रूल कर दिया था। श्रीलंका के अलावा जो ये मले पेनिनसुला है, ये मैं आप पे पूरा नहीं आया, ये भी पूरा इनके रूल में आता था। ये पूरा एरिया छोलास के रूल में आता था। तो इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, जिसे हम सेलोन भी बोलते हैं, और ये वाला पूरा एरिया यहाँ से पूरा ये यहाँ तक इनका ही था। हम देखेंगे कि इन्होंने नॉर्दर्न एरिया भी इंडिया का अनेक्स कर लिया था, जो आज के बंगाल में आता है। So they also extended their sway in श्रीलंका एंड मले पेनिनसुला। अब इस पूरे इंपीरियल छोलास के जो फाउंडर थे वो थे विजयलाया, और उन्होंने तंजोर कैप्चर करा था मुत्तरियास के 9th AD में, और वहां पे एक दुर्गा टेम्पल बनाया था। तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है कि कैसे छोलास अपनी पावर में आए। सबसे पहले जो विजयलाया थे, वो फाउंडर थे छोलास के, उन्होंने तांजोर को कैप्चर करा मुत्तरियास से। मुत्तरियास एक फिड्यूटरी थी पल्लव्स की ही, तो मुत्तरियास वहां पे फिड्यूटरी की तरह रूल करती थी। उन्होंने तांजोर कैप्चर करा और वहां पे दुर्गा टेम्पल बनाया। और फिर जो इनके बेटे थे, विजयलाया के बेटे थे आदित्य, उन्होंने पल्लव किंगडम को हरा दिया। मतलब उनके जो किंग थे अपराजित, हमने देखा था पल्लव पढ़ते हुए कि पल्लव के जो लास्ट रूलर थे वो थे अपराजित, तो उससे हराया था आदित्य ने, और टोंडाई मंडलम को अनेक्स कर दिया था। टोंडाई मंडलम वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव, तो टोंडाई मंडलम को अनेक्स करके छोलास पूरा किंगडम बन चुका था। तो ये स्टोरी थी कैसे ये इंपीरियल छोलास बने, कैसे संगम एज के जो छोलास थे, जो फिड्यूटरी बन चुकी थी पल्लव्स की, वो कैसे वापस पावर में आए। सबसे पहले तांजो को उन्होंने कैप्चर करा मुत्तरियास से। मुत्तरियास क्या थी? मुत्तरियास फिड्यूटरी थी पल्लव्स की। और फिर उनके बेटे विजयलाया के बेटे आदित्य ने लास्ट पल्लव रूलर को हरा दिया था, अपराजित को, और टोंडाई मंडलम जो पल्लव की कैपिटल हुआ करती थी, इसे एनेक्स कर दिया। विजयलाया आदित्य के अलावा एक और इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है परंतक वन। परंतक वन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे 2 इंस्क्रिप्शन मिली गई है जो छोला के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। ये उतिरा मेरूर, तो उतिरा मेरूर एक जगह है, वहां पे 2 इंस्क्रिप्शंस मिली गई है। और ये इंस्क्रिप्शन क्या बताती है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उतिरा मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बताती है पल्लव की। अब आप सोच रहे होंगे कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ही तो बताती है, तो ये क्या, इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जो सॉरी पल्लव नहीं, छोलास की। बिकॉज जो छोलास का रूल है वो, एक क्वेश्चन आ भी चुका है, शायद वो था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें क्वेश्चन आ भी चुका है कि छोलास का रूल सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ऑप्शन है और उसका जो राइट आंसर था वो था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो पल्लव की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सबसे ज्यादा यूनिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। सो उतुरा मेरूर इंस्क्रिप्शन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बताती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए ही परंतक वन का रूल इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, बट एक बार पढ़ लेते हैं। इन्होंने पांड्यास पांड्यास का जो रूल यहाँ पे था ना, इस वाले साइड, पांड्यास को इन्होंने हराया था और श्रीलंका के रूलर को भी हराया था। बट ये राष्ट्रकूटास जो यहाँ पे रूल कर रहे थे उनसे हार गए थे। ताकुलम में बैटल हुई थी, फेमस बैटल ऑफ ताकुलम, काफी इंपॉर्टेंट है। ताकुलम में एक बैटल हुई थी राष्ट्रकूटास के साथ, छोला राष्ट्रकूटास की थी, और उसमें छोलास हार गए थे राष्ट्रकूटास से। बट इन्होंने पांड्यास को हरा दिया था, तो ये वाला एरिया यहाँ पे था, इनका था। और श्रीलंका में भी इन्होंने किंग को हरा दिया था। इसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। इनके टाइम पे जो नटराज टेम्पल है चिदम्बरम का, उसमें विमान बना गया था। विमान मतलब ऊपर का जो एरिया होता है, तो उसमें गोल्डन रूफ बनी गई थी। ये हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले एरिया में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार रिवीजन करते हैं। छोलास 3rd AD तक रूल कर रहे थे, फिर वो पल्लव की फिड्यूटरी बनती है, और 9th AD में आते आते वो पल्लव को हटा के वापस अपना किंगडम स्टैब्लिश कर देती है। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जो विजय लाए थे, जो इंपीरियल छोलास के फाउंडर थे, उन्होंने मुतारियास मुतारियास फ्यूडिटरी थी पल्लव्स की, उन्हें हराया और तांजोर कैप्चर करा उन्होंने, और फिर वहां पे एक दुर्गा का टेम्पल बनाया। फिर जो विजय राय का बेटे थे आदित्य, उन्होंने पल्लव के लास्ट रूलर अपराजित को हरा के टोंडाई मंडलम जो पल्लव की कैपिटल थी उसे भी एनेक्स कर दिया। इस तरीके से छोलास फ्यूडिटरी से वापस एक किंगडम बन जाता है। उन्होंने अपना जो एरिया इंडिया के अलावा श्रीलंका में भी और मलय पेंसुला, ये और ये
यहाँ पे भी अपना एरिया एक्सपेंड कर दिया था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी तांजौर। विजयराय और आदित्य के अलावा एक और इम्पोर्टेंट किंग थी परंतक वन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए क्योंकि इनके रेन पे उतारे मेरूर इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं छोला की। दूसरा, ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ द टेम्पल। विमान जो नटराज टेम्पल में था वो इनके टाइम पे ही गया बना था। और इन्होंने सेलोन के रूलर को हराया था, पांड्यास को हराया था, बट ये राष्ट्रकूटास से हार गए थे और उस बैटल का नाम था ताकोलम। अब हम पढ़ेंगे राजा राजावन के बारे में। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ छोलास। इनका जो रेन था वो था 10th एडी 985 से 1014 एडी तक। सो 10th एडी से इन्होंने 11th एडी तक थोड़ा बहुत रूल करा था। अब आप देखिए, ये छोलास थे, यहाँ पे पल्लव थे, राइट, और यहाँ पे छेरा थे। इन्होंने ये छेरा वाला एरिया को एनेक्स कर दिया था। अब देखिए, पल्लव तो एनेक्स हो चुके थे, अब छेरा भी एनेक्स हो गया था, तो हम वही देखेंगे। ही डिफीटेड छेरा रूलर भास्कर रवि वर्मन। तो छेरा के जो रूलर थे भास्कर रवि वर्मन, राजा राजा वन ने भास्कर रवि वर्मन को हरा दिया था नेवल बैटल में। नेवल बैटल आपको याद रखना है। छोलास एक तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है, दूसरा वो फेमस है अपनी नेवी के लिए। इनकी नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, वो हम देखेंगे कैसे। तो नेवल बैटल हुई थी, भास्कर रवि वर्मन जो छेरा के रूलर थे, राजा राजा वन ने भास्कर रवि वर्मन को हरा दिया था। बैटल ऑफ कंडल और सोलाई में राजा राजा वन में भास्कर रवि वर्मन को हरा दिया था। यह नेवल बैटल थी। हमें यह याद रखना है कि छेरा का जो किंगडम था वो भी अब छोलास में आ गया। पांड्या रूलर अमर भुजंग को इन्होंने हरा दिया था। हमने देखा था कि इनके जो प्रीडेसेसर थे उन्होंने भी पल्लव को हराया था, बट इन्होंने भी पल्लव रूलर अमर भुजंग वो जो यहाँ पे रूल करते थे उन्हें भी हरा दिया था। अब ये पूरा एरिया इनके पास आ गया। तो छेरा और पांड्या ये दोनों ही संगम एज के किंगडम से अब ये दोनों छोलास में आ गए। गंगावाड़ी में भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करे। गंगावाड़ी कहीं यहाँ पे पड़ती है, इस वाले एरिया में कहीं गंगावाड़ी आती है, इसी साइड। वहां पे भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करे। तडाई कपड़ी पे भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करे और नोलम पटापी पे भी कॉन्क्वेस्ट करे। ये मैसूर का रीजन है, यहाँ पे भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके सब एनेक्स कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कॉन्क्वेस्ट था वो था सेलोन का। सेलोन है श्रीलंका। वहां के एक रूलर थे महिंद फिफ्थ। महिंद फिफ्थ सेलोन के रूलर थे और राजा राजा वन ने उन्होंने उन्हें हरा दिया था। और ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी थी श्रीलंका की, ये अब छोला किंगडम में आ गई। ये कितनी ज्यादा बड़ी टेरिटरी है। अब जो महिंद फाइव थे ये वहां से भाग निकले। अब हम देखेंगे कि इन्होंने बाद में छीनने की कोशिश करी थी, वो हम बाद में देखेंगे। बट ये महिंद फाइव को इन्होंने हराया, नॉर्दर्न टेरिटरी एनेक्स कर दी, बट ये महिंद फाइव वहां से भाग निकले। श्रीलंका में जो कैपिटल थी महिंद फाइव की वो थी अनुराधापुरा में। तो राजा राजा वन ने उस अनुराधापुरा से कैपिटल पोलन रोबा में शिफ्ट कर दी थी। तो जो श्रीलंका में इनकी कैपिटल थी वो पहले अनुराधापुरा में हुआ करती थी महिंद फाइव की। महिंद फाइव को इन्होंने हराया, महिंद फाइव भाग निकले। अब इनकी जो कैपिटल थी अनुराधापुरा महिंद फाइव की थी ना सिलोन में, उसे शिफ्ट करके इन्होंने पोलन रोबा में कर दी थी। तो अब इनकी कैपिटल श्रीलंका में पोलन रोबा में हो गई थी, आपको याद रखना है। वहां पे उन्होंने शिव का टेम्पल भी बनाया था, वो आज भी है। अब आप टाइम पीरियड देखें, ये चल रहा है 10th एडी से 11th एडी का पीरियड। डेक्कन में राष्ट्रकूटास कब तक थे? यहाँ पे राष्ट्रकूटास हुआ करते थे ना, वो थे 10th एडी तक। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रकूटास गए यहाँ पे कल्याणी चालुक्यास आ गए। तो हम वेस्टर्न चालुक्यास भी बोलते थे क्योंकि वेस्टर्न साइड है इंडिया, बट इन्हें इनकी जो कैपिटल थी वो थी कल्याणी, इसलिए हम इन्हें कल्याणी चालुक्यास भी बोलेंगे। ये बादामी चालुक्यास से अलग है। बादामी चालुक्यास 6th एडी से 8th एडी तक रूल करते थे। तो राष्ट्रकूटास को हटा के यहाँ पे कल्याणी चालुक्यास आ गए थे। इन्होंने उन कल्याणी चालुक्यास को भी हरा दिया था। तो छोला ने यहाँ पे जो कल्याणी चालुक्यास थे उन्हें भी हरा दिया था। सो ही डिफीटेड चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड कैप्चर द रायचूर दौब। ठीक है, उनका एक एरिया था रायचूर दौब, उसे उसे भी कैप्चर कर दिया था और अपने छोला एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। जो इनके लास्ट मिलिट्री कैंपेन थी वो थी मालदीव आइलैंड पे, और जिसे इन्होंने कॉन्कर करा और अपने एरिया में एनेक्स कर दिया। तो मालदीव जो भी था, मालदीव वो इंडिया का पार्ट हो गया था। तो ये सब थे उनके कॉन्केस्ट। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने टाइटल क्या क्या एज्यूम करे। सबसे पहले उन्होंने टाइटल एज्यूम करा मुमिदी छोला, दूसरा जयन कोंडा, और थर्ड था उसका सिर्फ पद सकेरा। ये बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, एक बार देख लीजिएगा। इसे याद करना तो डिफिकल्ट है बट देख लीजिएगा।
इनका जो रिलीजन था वो शैविज्म था। शैविज्म के ये काफ़ी स्टॉन्च फॉलोवर थे और इन्होंने ही राजा राजेश्वर जो टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। राजा राजावन से राजा राजेश्वर टेम्पल आप याद रखिएगा। उसे हम बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं जो तंजौर में है। तो तंजौर इनकी कैपिटल थी, राइट। तो तंजौर में जो कैपिटल टेम्पल है जिसे हम बिग टेम्पल भी बोलते हैं या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, फिर बृहदेश्वरा टेम्पल बोलते हैं, ये 10 एडी में और 11 एडी में इन्होंने राजा राजावन ने कंप्लीट करा दी थी। तो एक बार इनका रूल फिर से देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने छेरा रूलर को हराया, भास्कर रवि वर्मन थे उनका नाम। नेवल बैटल हुई थी कंडलोर सलाई में। तो बैटल ऑफ कंडलोर सराय में इन्होंने भास्कर रवि वर्मन को हरा दिया था। छेरा वाला पार्ट एनेक्स हो गया। फिर इन्होंने पांड्या रूलर अमर भुजंग को हरा दिया था। अब पांड्या का जो एरिया था वो भी एनेक्स हो गया। उसके अलावा इन्होंने गंगावाड़ी, तरीगाईपाड़ी, नोलंबापाड़ी जो मैसूर के रीजन थे वहां पे भी अटैक करा और उन्हें सबको छोला एरिया में एनेक्स कर दिया। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बैटल थी वो थी महिंद फिफ्थ के अगेंस्ट। महिंद फिफ्थ सेलोन के रूलर थे, इन्होंने उन्हें हराया और महिंद फिफ्थ वहां से भाग निकले, बट इन्होंने उनकी नॉर्दर्न टेरिटरी एनेक्स कर ली। पूरी श्रीलंका की नॉर्दर्न टेरिटरी अब इन्होंने एनेक्स कर ली। वहां पे कैपिटल हुआ करती थी अनुराधापुरा में, जो इन्होंने शिफ्ट कर दी थी पोलोनुरापुर में, जहां पे इन्होंने शिव टेम्पल बनाया था जो आज भी है। और जो इनके लास्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो था मालदीव आइलैंड पे। मालदीव आइलैंड पे इन्होंने अटैक करा और उससे भी छोला किंगडम में एनेक्स कर लिया। इन्होंने टाइटल रिज्यूम करे थे मोमिदी छोला, जैन कोंडा और शिव पद सकेरा। ये शैविज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, स्टॉन्च फॉलोअर थे। और इन्होंने 10 एडी में, मतलब 11th एडी में राजा राजेश्वर टेम्पल या फिर बृहदेश्वरा टेम्पल या फिर बिग टेम्पल ऑफ तंजौर उसे कंप्लीट करा दिया था उसकी कंस्ट्रक्शन को। और ये तंजौर में जो इनकी कैपिटल थी वहां पे ये मंदिर लोकेट होता था। अब इनके जो सक्सेसर थे उनका नाम है राजेंद्र वन। राजेंद्र वन राजा राजा वन के बेटे थे और इनके टाइम में छोला एम्पायर काफी बड़ा बन गया था। इनके ही टाइम की वजह से जो इन्होंने कॉन्केस्ट करे उसी की वजह से छोला को इंपीरियल छोलास बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसे इंपीरियल छोलास क्यों बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इनके फादर राजा राजावन ने महिंद फिफ्थ को हराया था और नॉर्दर्न टेरिटरी जो श्रीलंका की नॉर्दर्न टेरिटरी थी ये वाली, इसे एनेक्स कर ली थी। बट जो महिंद फिफ्थ थे वो वहां से भाग निकले थे। अब वो ही महिंद फिफ्थ फिर से अटेम्प्ट करेंगे अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी को छीनने की, बट वो हार जाते हैं और राजेंद्र वन ये साउदर्न टेरिटरी भी एनेक्स कर लेते हैं। तो इनके फादर ने सिर्फ नॉर्दर्न टेरिटरी एनेक्स करी थी, जो साउदर्न टेरिटरी थी ये राजेंद्र वन ने एनेक्स करी थी महिंद फिफ्थ को हरा के। अब देखिए पूरा श्रीलंका, जितना भी श्रीलंका है, पहले सिर्फ नॉर्दर्न एरिया था, पूरा श्रीलंका छोला एम्पायर में एनेक्स हो गया था। हमने देखा था कि राजा राजावन ने छेरा को हराया था, छेरा के रूलर को हराया था और पांड्या के रूलर को भी हराया था। इन्होंने वो ही अथॉरिटी को रीअसर्ट करा था। तो ये जो एरिया है छेरा का, ये एरिया है पांड्या का, इन्होंने अपनी अथॉरिटी को वापस रीअसर्ट करा। ठीक है, तो छोला जो यहाँ पे थी उसने छेरा और पांड्या को एनेक्स कर लिया। श्रीलंका एनेक्स हो गया, तो 3 टेरिटरीज तो ये हो गई। यहाँ पे कल्याणी चालुक्यास रूल करते थे डेक्कन में। उसके एक रूलर थे जयसिम्हा टू, उसे भी छोलास ने हरा दिया था। तो ही वॉज द कल्याणी चालुक्य किंग। और अपना जो एरिया था वो रिवर तंगभद्रा तक, ये रिवर यहाँ पे रिवर तंगभद्रा जाती है, तुंगभद्रा, यहाँ तक अपनी बाउंड्री बना दी थी। तो जयसिम्हा टू को हरा के ये वाला एरिया, यहाँ तक इन्होंने एरिया एनेक्स कर लिया था अपने छोला एम्पायर में। तुंगभद्रा उनकी नॉर्दर्न बाउंड्री थी। इसके ऊपर यहाँ पे कल्याणी चालुक्यास है। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्केस्ट है वो था इनका नॉर्थ इंडिया का कॉन्केस्ट। इन्होंने गंगा, ये पूरा गंगा बेसिन है ना, ये इन्होंने ये गंगा को क्रॉस कर लिया था। यहाँ पे बंगाल है, तो आप देखिए पूरा आंध्र प्रदेश को क्रॉस करा इन्होंने, ये ऊपर बंगाल है, यहाँ तक ये गए और इसके बीच में जितने भी रूलर्स थे सबको हरा दिया। वहां पे यहाँ पे कलिंगा भी हुआ करता था। ये इन सारे रूलर्स को हरा के गंगा को क्रॉस करा और बंगाल के जो रूलर थे मणिपल वन थे बंगाल के रूलर, उन्हें हरा दिया था। और वहां पे इन्होंने हरा के एक सिटी बनाई जिसका नाम था गंगाईकोंडा छोलापुरम, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। सो बंगाल में इन्होंने एक सिटी फाउंड करा, मणिपल वन जो बंगाल के रूलर थे उन्हें हराया,
एक सिटी फाउंड करी जिसका नाम था गंगाईकोंडा छोलापुरम। अब आप देखिए गंगाई, गंगाई इसलिए क्योंकि गंगा इन्होंने क्रॉस करी। कोंडा मतलब होती है डिफीट, डिफीटेड मतलब हराया, विक्ट्री एक तरीके से। तो गंगा कोंडा क्योंकि गंगा के रूलर को हराया, तो गंगा कोंडा छोलापुरम। अब छोला थे तो पुरम मतलब जहाँ पे रहते हैं, तो गंगा कोंडा छोलापुरम इन्होंने उस सिटी को नाम दे दिया। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। वहाँ पे इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो गंगा कोंडा छोलापुरम में जो बंगाल के अंदर आता था, वहाँ पे इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल बनाया। वहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा इरिगेशन टैंक भी एक्सकवेट करा, जिसे ये छोला गंगनम बोलते थे। ये गंगाईकोंडा छोलापुरम के वेस्टर्न साइड में आता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ टाइटल्स अज्यूम करे थे, मुडिकोंडन, गंगाईकोंडन, कादाराम कोंडन एंड पंडिता छोलन। ये आप देख लीजिएगा। ये भी अपने फादर की तरह शैविज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे। उन्होंने शिव टेम्पल बनाया था गंगाकोंडा छोलापुरम में। जो ये राजेश्वरम टेम्पल है, ये शिव टेम्पल ही है। अब हम कुछ लेटर छोलास भी देखेंगे। एक आते हैं कुलोटुंगा वन। ये राजेंद्र वन के ग्रैंडसन थे। और सबसे पहले स्टार्टिंग के इनके रूल के स्टार्टिंग में वेंगी जो किंगडम था, ये वाला किंगडम जहाँ पे वेंगी चालुक्यास थे, ये यूनाइट कर दिया था इन्होंने छोला एम्पायर में। पर श्रीलंका जो था इनके टाइम पे हट गया था। पहले श्रीलंका एनेक्स था, वो अब हट गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। बाद में जो ये वेंगी इन्होंने एनेक्स करा था, वो भी वेस्टर्न चालुक्यास जो कल्याणी चालुक्यास थे वो छीन के ले जाएंगे। तो वेंगी भी हट जाता है। और जो मैसूर वाला ये रीजन था, और जो ये मैसूर वाला रीजन था, ये भी अब हट जाएगा। तो इनके रूल पे श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वेंगी और मैसूर को कल्याणी चालुक्यास एनेक्स कर लेंगे। फिर आएंगे कुलोटुंगा थ्री। इनके टाइम पे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी ये बहुत वीक हो जाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। और इन्हीं के टाइम पे पांड्या जो यहाँ पे थे, ये वापस स्ट्रांग होने लगेंगे। और ये कदवर्यास फिड्यूटरी थी छोलास की, ये भी राइज होने लगेगी। तो कदवर्यास राइज होने लगेगी जो फिड्यूटरी थी छोला की। और जो पांड्या थे, पांड्या यहाँ पे थे ना, वो भी थोड़े थोड़े राइज होने लगेंगे। फिर लास्ट रूलर थे राजेंद्र थी। तो जो लास्ट रूलर राजेंद्र थी थे, इन्हें जटावर्मन सुंदर पांड्या टू ने हरा दिया था और छोला एम्पायर को पांड्या एम्पायर में नेक्स्ट कर लिया था। अब ये पूरा पांड्या एम्पायर हो गया। तो छोला एम्पायर अब यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसके बाद हम पांड्या एम्पायर आ जाता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। कुलोतुंगा वन, ये राजेंद्र वन के ग्रैंडसन थे। इन्होंने वेंगी को सबसे पहले यूनाइट करा था, बट इनके ही टाइम पे श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया, ये हट गया। और जो वेंगी को इन्होंने यूनाइट करा था, ये भी कल्याणी चालुक्य अपने इसमें नेक्स्ट कर लेंगे, मैसूर भी कर लेंगे। फिर एक रूलर आएंगे कुलोटुंगा थ्री। इनके टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, और जब वीक होती है तो पांड्या की पावर बढ़ने लगती है। और कदावर्यास, ये एक फ्यूडिटरी थी छोलास की, वो भी राइज होने लगती है। फिर लास्ट रूलर थे राजेंद्र थी। इन्हें हरा दिया था जटावर्मन सुंदर पांडे टू ने। और जटावर्मन सुंदर पांडे टू एक पांड्या रूलर थे और उन्होंने राजेंद्र थ्री को हरा के पांड्या एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया था। नाउ वी विल सी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छोलास। सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी। हमने काफी जगह देखा था कि रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं था, मतलब किंग को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस देनी पड़ती थी, राइट। ऑल्दो वो एडवाइस उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं थी, बट स्टिल उसे एडवाइस देनी पड़ती थी। बट छोला एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पे किंग सबसे टॉप पे था। यहाँ पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिले कि ये कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी या फिर मंत्री परिषद था। ऐसा कुछ नहीं था, कि किंग सबसे टॉप पे था और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मोनार्कियल फॉर्म थी। तो किंग को किसी की भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के लिए किंग रॉयल टूर पे जाते थे, मतलब वो बीच बीच में चेकअप करते रहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन सही हो रही है, ऑफिसर्स अपने काम सही से कर रहे हैं, कोई करप्शन तो नहीं है। तो इस चीज के लिए बीच बीच में वो जाते चेक करते रहते थे। सो दे अंडरटुक रॉयल टूर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल है ये। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे, एक को तो बोलते थे पेरुंदनम और एक दूसरे को बोलते थे सिरुदनम। इन दोनों के डिफरेंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें बस ये नाम पता होना चाहिए, पेरुंदनम एंड सिरुदनम। अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है कि पेरुंदनम या फिर सिरुदनम किससे रिलेशन रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि छोला के किंगडम में ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे।
So there was elaborate administrative machinery comprising various officials. अलग अलग officials होते थे, अलग अलग ranks होती थी, जिनमें कुछ थे पेरुंदनम और कुछ थे सिरुंदनम। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट थी, किंग सबसे टॉप पे था, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं पाई गई, मोनार्किल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। किंग रॉयल टूर्स पे जाता था बीच बीच में चेकअप करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम कर रही है, कोई करप्शन तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दो ऑफिसर्स होते थे, पेरुंदनम और सिरुंदनम, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं। रेवेन्यू को कहते थे पुराववृति नायकलम। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो देख लीजिएगा, पुराववृति नायकलम। रेवेन्यू को बोलते थे पुराववृति नायकलम। ठीक है, याद रहेगा, संस्कृत वर्ड है ये। जितने भी लैंड्स थे, मतलब चोला किंगडम में जितने भी लैंड्स आते थे वो सही से उनके सर्वे होते थे, और उसमें ये देखा जाता था कि कौन सा लैंड से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है कोई लैंड छोटा हो, जैसे एग्जाम्पल कोई लैंड सिर्फ 10 हेक्टेयर का हो, तो ये देखेंगे कि वहां से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, वहां पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और कुछ हो सकता है कोई लैंड सिर्फ 2 हेक्टेयर का हो, तो वहां से थोड़ा कम रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो वो केयरफुली सर्वे होते थे कि जो लैंड है उसके हिसाब से वहां पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसी हिसाब से फिर वो उस पर टैक्स लगाते थे। So all lands were carefully surveyed and classified for assessment of revenue. विलेज में जो रेसिडेंशियल पोर्शन था, एक तो था एग्रीकल्चर पोर्शन जहाँ पे ये सब लैंड्स होते थे जहाँ पे प्रोड्यूस होता था, या फिर जो सारा मार्केट वार्केट था, और एक था पूरा रेसिडेंशियल पोर्शन। ठीक है, उसे बोलते थे उर्नतम। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि उर्नतम किस चीज से रिलेट करता है। तो उर्नतम विलेज के उस वाले पार्ट को कहते थे जहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसेस थे, जहाँ पे लोग रहा करते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि छोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो विलेज होते थे उसमें एक तो और नतम थे, मतलब जो रेसिडेंशियल प्लेसेस थी, और जो मार्केट थे या फिर जहाँ पे कोई भी प्रोफेशन होता था, जैसे कोई एग्रीकल्चर होता था उसका लैंड अलग होता था, या फिर कोई अगर ब्रिक मेकिंग कर रहा है तो उसका लैंड अलग होगा। तो जितने भी प्रोफेशन थे उन सबके लैंड अलग होते थे, मतलब मार्केट और एग्रीकल्चर वाला एक तरफ और रेसिडेंशियल अलग, उसे हम औरनतम कहते थे, रेसिडेंशियल वाले पोर्शन को। तो जो ये औरनतम होते थे और जो लैंड टेम्पल्स को देते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जैसे आज के टाइम पे हम हाउस टैक्स देते हैं, राइट? उस टाइम पे छोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हाउस टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी। जो टैक्स लगता था वो प्रोड्यूस पे लगता था, वो 1/10 के आसपास होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होता था, या फिर कोई प्रोफेशन टैक्स होता था, ये सब होता था। बट ऐसा नहीं होता था कि कोई रह रहा है तो उसके घर पे टैक्स लगा दिया। तो जो उर्नतम, जो रेसिडेंशियल पोर्शन ऑफ विलेज था, या फिर वो वाला लैंड जो किसी टेम्पल को दे रखा है, ये तो हमें पता है कि टेम्पल जो लैंड होते थे, टेम्पल के लैंड, वो हमेशा एग्जेम्प्टेड रहे टैक्स से। बट छोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो रेसिडेंशियल पोर्शन थे वो भी एग्जेम्प्टेड थे टैक्स से। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए, उर्नतम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब लैंड टैक्स के अलावा जो 1/10 प्रोड्यूस होता था, जो इसके अलावा कहाँ कहाँ से इनकी इनकम होती थी गवर्नमेंट की? एक तो टोल्स। ठीक है, टोल सबको पता है क्या होता है। गुड्स पे जो कस्टम लगता था, अगर कोई भी गुड छोला किंगडम से बाहर जा रहा है या फिर उसके अंदर आ रहा है तो उस पे कस्टम टैक्स लगाते थे। प्रोफेशनल टैक्सेस होते हैं, आज के टाइम पे भी जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, लॉयर के को शायद 2500 प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है पर ईयर। तो उसी तरह उस टाइम पे भी प्रोफेशनल टैक्स होते थे, जो अलग अलग अपना प्रोफेशनल कैरी करते थे उन सबको टैक्स देना पड़ता था। जैसे वैश्य होते थे जो ट्रेडिंग करते थे, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता था, वो तो चलो लेजुम की प्रोड्यूस होती तो उससे आ जाता था। कोई अगर कारपेंट्री कर रहा है तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसे उनके टैक्स होते थे। और जब कोई सेरिमोनियल ओकेजन होते थे, जैसे मैरिजेस हो गई या फिर कोई फंक्शन हो गया, तो उस पर भी थोड़े बहुत ड्यूज लगाए जाते थे। और जुडिशियल फाइन्स होते थे, अगर कोई कोर्ट में किसी के ऊपर फाइन बोला गया कि ये देने के लिए, तो वो भी टैक्स में, मतलब वो भी इनकी रेवेन्यू हो जाती थी। तो ये सब रेवेन्यू थी। रेवेन्यू को बोलते थे पूर्ववृत्ति नायकलम। लैंड्स को काफी केयरफुली सर्वे करा जाता था और उसी हिसाब से उस पर रेवेन्यू असेस करा जाता था। हो सकता था कि कोई लैंड 10 हेक्टेयर का है, कोई लैंड 2 हेक्टेयर का है, तो 10 हेक्टेयर वाले पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, 2 हेक्टेयर वाले पे कम प्रोड्यूस होगा। तो जो 10 हेक्टेयर वाला है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, 2 हेक्टेयर वाले पे कम टैक्स लगेगा। तो इसलिए काफी केयरफुली सर्वे होता था। रेसिडेंशियल पोर्शन जो विलेज का था उसे उर्नतम कहते थे, और इस पे उर्नतम पे और जो लैंड हम टेम्पल को देते थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। और इस लैंड कलेक्शन के अलावा टोल से पैसा आता था, गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती थी,
उससे पैसा आता था, प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता था अलग अलग प्रोफेशनल पे, और कोई अगर शादी वादी होती थी तो उस पर टैक्स होता था, या फिर जुडिशियल फाइन्स होते थे उस पर टैक्स दिया जाता था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे बाकी लोगों की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कुछ खास नहीं है। आर्मी में एलिफेंट्स होते थे, कैवलरी होती थी, इन्फेंट्री होती थी और नेवी होती थी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, नॉर्थ इंडिया में नेवी की जगह यहाँ पे चैरियट्स होते थे। ठीक है, वहां पे भी एलिफेंट्स होते थे, कैवलरी होती थी, इन्फेंट्री होती थी, बट नेवी नहीं होती थी क्योंकि वो लैंड लॉक एरिया होता था नॉर्थ इंडिया में। हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो एरिया है वो लैंड लॉक है, और वहां पे किंगडम्स के पास इस नेवी की जगह चैरियट्स होते थे। बट साउथ इंडियन किंगडम्स हमने जितने भी पढ़े, चाहे वो राष्ट्रकूटास हो, चाहे वो पल्लव्स हो, चाहे वो चालुक्यास हो, या फिर वो छोलाज हो, इन सब के पास नेवी होती थी। यहाँ पे चैरियट्स नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे नेवी भी दिखेगी। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और छोला तो वैसे भी फेमस है। छोला को हम बोलते थे इंपीरियल छोला, और इंपीरियल छोला हम इसलिए इसे बोलते थे क्योंकि उसने मलाय पेनिनसुला, जो मलेशिया वाला एरिया है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाले नेशन है, वो पूरा कैप्चर कर लिया था, श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था। तो इंडिया के बाहर इन्होंने अपना किंगडम बनाया था, एनेक्स कर करके किंगडम बनाया था, तो इसलिए हम इन्हें इंपीरियल छोला बोलते थे। और वो किंगडम बनाया कैसे? नेवी की हेल्प से। तो छोलास तो बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो इनकी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो हम अभी आगे देखेंगे, और एक नेवी की वजह से। ठीक है, तो एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री एंड नेवी। जो इनके टाइम के इंस्क्रिप्शन है वहां पे मेंशन करा गया है कि टोटल 70 रेजिमेंट्स थे इनकी आर्मी में। जो रॉयल ट्रूप्स होते थे उन्हें बोलते थे कायकोला पेरुपदाई। ठीक है, तो उन्हें बोलते थे कायकोला पेरुपदाई, ये रॉयल ट्रूप्स होते थे। रॉयल ट्रूप्स मतलब जो आर्मी में कोई भी काम करते थे या कोई भी किसी भी पोजीशन पे होते थे, तो इसे बोलते थे कायकोला केरुम पताई, कायकोला पेरुम पताई। जो किंग को डिफेंड करते थे, जो रॉयल ट्रूप्स के अंदर ही एक और ब्रांच होती थी जो सिर्फ किंग गार्ड होते थे ना, जो सिर्फ किंग के साथ रहते थे, हमेशा किंग को प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें बोलते थे विलाई करर। ये सब इंस्क्रिप्शन पे दिया गया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि छोला पेड स्पेशल अटेंशन टू नेवी। इनकी नेवी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, और नेवी की वजह से ये मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट को कंट्रोल करते थे। तो जितना भी मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट से ट्रेड होता था वो सब छोलास के थ्रू होता था। अब हम आएंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब तक हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखी, अब हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। जो पूरा एम्पायर था वो डिवाइडेड था मंडलम्स में। मंडलम्स हो गया स्टेट। तो जैसे पूरा एम्पायर आप मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर सेंट्रल एरिया पूरा, जैसे इंडिया हो गया पूरा, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू। और मंडलम्स मतलब उसमें अलग अलग स्टेट्स। ठीक है, जैसे एक कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होती है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरा प्रोसीजर सेम है, पूरी मशीनरी सेम है, बट नेम अलग अलग है। अलग अलग किंगडम अपने अलग अलग नेम रखते थे। ठीक है, कई कई जगह कोटम यूज करा गया है, कई कई जगह कुछ और यूज करा गया है। छोलास यूज करते थे मंडलम, तो स्टेट्स को मंडलम बोलते थे। अब हर मंडलम वलनाडु और नाडु में डिवाइड होता था। तो मंडलम के नीचे आते थे नाडु, और नाडु के नीचे आते थे वलनाडु। ठीक है, तो ये कुरम जो है, कुरम, ये वलनाडु को ही बोला गया है। तो प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स या फिर मंडलम, उसके आते थे उसके नीचे आते थे नाडु। नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट। ठीक, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आती थी तहसील। तो जो कुरम या फिर वलनाडु है ये तहसील हो गई, और उसके नीचे फिर अलग अलग विलेजेस आते थे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो मंडलम को हमने वलनाडु और नाडु में डिवाइड कर दिया। हर एक नाडु के अंदर बहुत सारे ऑटोनॉमस विलेजेस आते थे, या फिर ऑटोनॉमस विलेजेस मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसे हम बोलते थे कुर्रम या फिर वलनाडु। जो नाडु की एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, मतलब नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे उन्हें बोलते थे नटर। ठीक है, नटर। तो नटर पूरे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, जैसे आज के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वैसे ये नटर होते थे। और फिर नटर के नीचे एसडीएम, मतलब जैसे डीएम होता है, डीएम के नीचे एसडीएम होता है, तो एसडीएम यहाँ पे हो गए पेरिया नटर। और पेरिया नटर किसकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे? तहसील की या फिर वलनाडु की।
जिसके अंदर काफ़ी ऑटोनॉमस विलेजेस आते थे या फिर काफ़ी विलेजेस आते थे। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूँ। प्रोविंसेस हो गया या फिर मंडलम हो गया। मंडलम के नीचे आ गया डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम नाडु बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट के नीचे आ गया तहसील, जिसे हम कुरम बोलते थे, या फिर हम इसे बोलते थे वलनाडु। ये एक ही चीज है। नाडु को गवर्न करता था कौन? नाडु को गवर्न करता था नट्टू, नटर, सॉरी। और कुरम या फिर वलनाडु को गवर्न करता था पेरिया नटर। और फिर नीचे आते थे विलेज, या फिर जैसे हम बोलते थे ग्राम। अगर वो सिटी है तो वो हो गए नगर, नगरम। दिस इज अ संस्कृत वर्ड। और ग्राम को कौन संभालता था? ग्रामीणी। और नगर को कौन संभालता था? नगर अट्टर। So the town was known as Nagaram and it was under the administration of a council called Nagarattar. तो सिंपल था। पूरा एम्पायर मंडलम में डिवाइड हो गया। मंडलम प्रोविंसेस हो गए जैसे, या फिर स्टेट्स हो गए। मंडलम के नीचे आते थे नाडु, नाडु हो गए डिस्ट्रिक्ट, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे नटर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आती थी तहसील, जिसे हम कुरम भी बोलते हैं या फिर वलनाडु भी बोलते हैं। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालते थे? पेरिया नटर। और ये तहसील डिवाइड हो जाती है दो चीजों में, एक तो ग्राम, ग्रामम, और दूसरा नगरम। ग्रामम की एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे ग्रामीणी, और नगरम की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे एक काउंसिल होती थी जिसे हम बोलते थे नगर अट्टर। तो ये थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो छोलाज है वो उनकी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो इतिरा मेरू इंस्क्रिप्शन था वो काफी इंपॉर्टेंट था। और जो परंतक वन थे, जो छोला किंग थे, उनके रेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट था वो यही था कि इतिरा मेरू जो इंस्क्रिप्शन था इनके टाइम पे लिखा गया था। तो इतिरा मेरू में दो इंस्क्रिप्शन मिले थे जो विलेज काउंसिल या फिर विलेज असेंबलीज या फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं छोला किंगडम के। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए ही ये इतिरा मेरू इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि इतिरा मेरू इंस्क्रिप्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, so because it tells about the village administration under the छोलास। अब हम देखेंगे कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। छोलास के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को हम कुदाबुलाई सिस्टम कहते हैं। वो हम पढ़ते हैं अब कैसे होता है, बस आपको ये नाम याद रखना है, कुदाबुलाई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुदाबुलाई सिस्टम किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो होता था, तो दे वर द छोलास। ओके, तो छोलास की एडमिनिस्ट्रेशन में कुदाबुलाई सिस्टम फॉलो होता था। कुदाबुलाई, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा जो सिस्टम था कुदाबुलाई इंस्क्रिप्शन चलता कैसे था। जो एक विलेज था उसे हमने 30 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एक विलेज है और हमने इसके 30 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो पूरे विलेज को 30 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए 30 वार्ड्स है और एक वार्ड में काफी लोग होंगे, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चाहिए, तो हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो कुदाबुलाई जो सिस्टम है उसमें यही था कि पूरे विलेज को 30 वार्ड में डिवाइड कर दिया और हर वार्ड को एक बंदा चलाता था या फिर गवर्न करता था या फिर एडमिनिस्ट्रेट करता था। अब वो बंदा सेलेक्ट कैसे होता था, हमें वो देखना है। अब एक वार्ड में, हर वार्ड में काफी लोग होते थे, तो वही लोग, कुछ लोग जो एलिजिबल होते थे उन्हें अपॉइंट करेंगे, उन्हें नॉमिनेट करेंगे, और फिर उन नॉमिनेटेड लोगों में से एक बंदा इलेक्ट होगा। तो जैसे अगर एक वार्ड में मान लो 100 लोग हैं, अब उन 100 लोगों में से 10 लोग नॉमिनेट हो गए, उन 10 नॉमिनेटेड लोगों में से एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उस वार्ड का। तो ऐसे उनका सिस्टम चलता था, जो कोदोवलाई सिस्टम था वो ऐसे चलता था। जो एलिजिबल लोग थे, जो नॉमिनेटेड लोग होते थे, उनके जो नाम होते थे वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे,
और उसे एक पॉट में डाला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे 10 बंदे नॉमिनेट हुए 100 में से, एक वार्ड में 100 बंदे हैं, उसमें से 10 बंदे नॉमिनेट हुए, तो उन 10 बंदों का नाम पाम लीफ पे लिखा जाएगा और एक पॉट में डाला जाएगा। अब एक छोटा सा लड़का या फिर लड़की वो उसमें से एक स्लिप निकालेगी, जिसका भी नाम आएगा वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा उस वार्ड का। तो ऐसे 30 बार ऐसा होता था, हर वार्ड के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा करा जाता था और उसमें से फिर रिप्रेजेंटेटिव चूज होते थे। अब जैसे 30 रिप्रेजेंटेटिव आ गए, जैसे 30 वार्ड है उसके 30 रिप्रेजेंटेटिव आ गए, ये लोग ये टीम ये 30 छह कमिटी में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे हम वरियम्स भी कहते थे। तो वरियम्स इज लाइक ए कमिटी, सो दे वर डिवाइडेड इनटू 6 वरियम्स। सबसे पहला नाम है सत्वसरवरियम, दूसरा इरवरियम, फिर थोटावरियम, पंचायत वरियम, पोनवरियम एंड पूर्ववराई वरियम। आपको बस इनका नाम देखना है, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वरियम का मतलब कमेटी है। जो ये 30 वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग, ये 6 वरियम में या फिर 6 कमेटी में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक कमेटी का अलग अलग फंक्शन होता है। वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे संभालते थे। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये तो आपको याद रखना ही है। इसमें ही विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। एक विलेज के 30 वार्ड्स होते थे, हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। वो कौन इलेक्ट करता था? उस वार्ड के मेंबर्स इलेक्ट करते थे। अब जो जो नॉमिनेट हुए उनके नाम पाम लीफ पे लिख के एक पॉट में डाला जाता था और फिर एक लड़का या फिर एक लड़की से बोला जाता था उसमें से कोई भी नाम निकाले। जिसका भी वो नाम निकालता था वो बंदा उस वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता था। ऐसे 30 वार्ड के अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ऐसा हुआ जाता था, 30 रिप्रेजेंटेटिव बन जाते थे। फिर वो 30 रिप्रेजेंटेटिव 6 कमिटीज में या फिर 6 वरियम्स में डिवाइड हो जाते थे। वो वरियम्स कौन कौन से थे? सत्वर्ष वरियम, इरवरियम, थोटावरियम, पंचायत वरियम, पोनवरियम एंड पुरवरी वरियम। और ये अलग अलग फंक्शन संभालते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये आपको याद होना चाहिए। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पूरे सिस्टम को कहते थे हम कुदा बुलाई सिस्टम। कुदा बुलाई सिस्टम छोलास के पीरियड पे थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है। अब हम छोलास की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को देखते हैं। ये भी आपको वैसे ही देखने के लिए मिलेगी। कास्ट सिस्टम बहुत प्रेविलेंट था। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय प्रिविलेज क्लास थे, ये तो हम देख चुके हैं। ये तो हर जगह की स्टोरी है। आपको अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो आपको लिख रहा है कि कास्ट सिस्टम बहुत प्रेविलेंट, बिकॉज पूरे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रेविलेंट था और कहीं पे वीक हुआ ही नहीं था वो। जहाँ पे थोड़ा बुद्धिज्म और जैनिज्म था वहां पे हमें थोड़ा कम असर देखने के लिए मिलेगा, बट वरना जहाँ पे ब्राह्मणिज्म को काफी फॉलो करते थे, वैष्णविज्म या फिर शैविज्म, वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था। तो ब्राह्मण क्षत्रिय काफी स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। जैसे ब्राह्मण को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्षत्रिय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे वर द रूलिंग क्लास। बट हाँ, यहाँ पे एक ऐसी चीज थी कि जो लोअर कास्ट थी उनके साथ कुछ ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। यहाँ पे सारी कास्ट या फिर उनके नीचे जो सब कास्ट होती थी, सबके बीच में कोऑपरेशन था। कास्ट की सोशल और रिलीजियस लाइफ दोनों में कोऑपरेशन था। ऐसे नहीं था कि अगर कोई शूद्र है तो सब मंदिर में एंट्री उसकी बैन कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपने रिलीजियस मैटर संभालते थे, सब अपने सोशल मैटर संभाले जा करते थे। कोऑपरेशन था सारी कास्टेस के बीच में। तो हाँ, कास्ट सिस्टम था बट कोऑपरेशन था। ऐसा छुआछूत या फिर अनटचेबिलिटी वाला सीन नहीं था। वुमेन की पोजीशन भी वैसी ही रही, कुछ इंप्रूव नहीं आया। सती काफी प्रेवलेंट थी। और यहाँ से देवदासी सिस्टम का थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। देवदासी सिस्टम मतलब डांसिंग गर्ल्स। हमने बहुत सारी मूवीज या सीरीज में देखा है कि मंदिरों में या फिर ऐसे रॉयल कोर्ट में लड़कियां नाच रही है या फिर डांस कर रही है, तो उसे देवदासी सिस्टम बोला जाता था। और वो इसी पीरियड छोला के टाइम पे ही ये इमर्ज हुआ था। सो द पोजीशन ऑफ वुमेन डिड नॉट इम्प्रूव, सती सिस्टम was prevalent and the Devdasi system or dancing girls attached to temple emerged during this period। ये आपको पता होना चाहिए। शैविज्म एंड वैष्णविज्म दोनों ही फ्लोरिश्ड हुए और इन दोनों के ऊपर काफी टेम्पल्स बिल्ड करे गए। हम ये आगे देखेंगे। मत हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस। मत का मतलब एक इंस्टीट्यूशन होता है जो रिलीजियस टीचिंग देता है। तो मत में एजुकेशन मिलती है बट वो रिलीजियस होती है।
रिलीजियस एजुकेशन देता है वो मत होते हैं। तो मत की काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी छोलास के टाइम पे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों फ्लोरिश हुई, मेटल वर्क्स काफी होता था, गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स ऐसे इश्यू होते थे और अलग अलग डिनोमिनेशन में होते थे। हो सकता है कि 1 रुपए का कॉइन हो, 2 रुपए का कॉइन हो, आई मीन रुपए तो नहीं होंगे बट जो भी इस टाइम पे थे, तो अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स इश्यू होते थे गोल्ड सिल्वर कॉपर में। हमने कैवलरी देखी थी आर्मी में, तो आर्मी की जो कैवलरी थी उसमें जो हॉर्सेस थे वो अरब से इंपोर्ट कराए जाते थे। अरब में मुस्लिम्स आ चुके थे, मुस्लिम जो रिलीजन है उसका बर्थ हो चुका था ऑलरेडी 7th सेंचुरी के आसपास हो चुका था। तो अरब से हॉर्सेस इंपोर्ट करे जाते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये छोलास की सोशल इकोनॉमिक लाइफ थी। अब एक बार हम एजुकेशन लिटरेचर देखते हैं। टेम्पल्स थे, मठ भी थी, बट इन दोनों के अलावा एजुकेशनल सेंटर भी थे। मठ में एजुकेशन मिलती थी बट वो रिलीजियस होती थी, बट प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे और वो काफी फ्लोरिश भी हुए थे। तो वेद और एपिक्स के अलावा मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी इन इंस्टीट्यूशंस पे। तो रिलीजियस टेक्स्ट जो होते थे, रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी मत में। इसके अलावा मैथमेटिक्स या फिर मेडिसिन, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे, ये भी पढ़ाए जाते थे। तो मतलब एजुकेशन पे काफी अच्छा खासा फोकस करा गया था। और जो इन इंस्टीट्यूशंस की रेवेन्यू थी वो कहाँ से आती थी? कोई भी आसपास के विलेज होंगे वो लोग उसका खर्चा उठाया जाता था, उससे जो रेवेन्यू आती थी उन विलेजेस से वो इन इंस्टीट्यूशंस में दी जाती थी। कुछ लिटरेचर देखते हैं। सिर्फ कस्तिना मनी ये लिखी थी थिरुकथवेदेवर ने और ये 10th AD में बिलोंग करती थी। रामायण लिखी गई थी, ये वो वाली रामायण नहीं है एपिक, ये कोई और दूसरी रामायण है, ये कंबन ने लिखी थी। और पेरिया पुराणम ये सेकुलर ने लिखी थी। ये दोनों मास्टरपीसेस से इंपॉर्टेंट है, रामायण और पेरिया पुराणम। रामायण लिखी थी कंबन ने और पेरिया पुराणम लिखी थी सेकुलर ने। इन दोनों के अलावा कलिंगा कट्टपुरानी ये लिखी थी जैन कोंडार ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कलिंगा वॉर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती है जो कुलोटुंगा वन ने फाइट करी थी। अब हम लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो टॉपिक्स है वो मैं अलग सीरीज में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट मैंने सारी वीडियोस के एंड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर डाल दिए क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आ जाए, अभी से थोड़ा बहुत याद हो जाएगा तो आगे इजी हो जाएगा। हमने देखा था कि टेम्पल के दो स्टाइल थे, एक तो नागर स्टाइल था और द्रविडियन स्टाइल था। वे सारा स्टाइल भी था जो इन दोनों को मिक्सचर था, बट मेनली नागर स्टाइल था और द्रविडियन स्टाइल था। तो जो द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स थे इस एज में, छोला के एज में, वो परफेक्ट हो चुके थे, बिल्कुल परफेक्शन तक आ गए थे। जो छोला के टेम्पल्स का चीफ फीचर था वो था विमान। विमान आप नेट पे सर्च करिए कैसा होता था। जैसे ये टेम्पल है और ये इसका विमान होता था, ये ऐसे विमान होता था। तो ये छोला का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था उसके टेम्पल का। अब छोला के टेम्पल कहाँ कहाँ मिले गए हमें? नरथमलाई में मिले गए, कोदुम्बलोर में मिले गए, ये दोनों पुदाकुटाई डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और हमें श्री नवसुनला और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी इसके टेम्पल्स मिले गए। तांजोर का टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, राजा राजा वन ने बनाया था। शिव टेम्पल जो गंगाईकोंडा छोलापुरम में राजेंद्र वन ने बनाया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर थे। इसके अलावा टेम्पल्स की वॉल पे बहुत सारे स्कल्पचर्स एक्सिक्यूट करे गए थे अलग अलग साइजेस के। छोला पीरियड की ब्राउन्स काफी इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, और स्टैचू ऑफ नटराज उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और छोला पीरियड में पेंटिंग्स भी मिली गई थी नरथमलाई और तंजौर टेम्पल्स पे। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर था छोलास का। तो एक बार फिर से बताता हूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये द्रविडियन स्टाइल बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था। विमान चीफ फीचर था छोला टेम्पल का। इनके टेम्पल नरथमलाई और कोडुम्बला में मिले थे, ये दोनों पुडाकोटाई डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और एक श्रीनिवासुनला जगह पे मिले थे जो तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आती है आज की। तंजौर का जो बेक टेम्पल है वो बहुत फेमस है, राजा राजा वन ने बनाया था। शिव टेम्पल गंगाईकोंडा छोलापुरम में बनाया गया था राजेंद्र वन ने। टेम्पल की वॉल पे बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स मिले, तो स्कल्पचर्स भी थे। छोला पीरियड में ब्राउन्जर का काफी अच्छा यूज था, स्टैचू ऑफ नटराज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका।
और उसकी पेंटिंग्स भी मिली थी हमें नर्थमलाई और तांजोर टेम्पल्स में। तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो टेम्पल्स इम्पोर्टेंट थे वो हम राष्ट्रकूटा, चालुक्य और पल्लव्स के टाइम पे देख चुके। इनके टाइम पे बस वही चीज वापस रिपीट हो रही है। बस आपको ये याद रखना है कि विमान एक इनका चीफ फीचर था। और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है और हमारी पूरी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज आज खत्म हो जाती है। एंशियंट हिस्ट्री में और कुछ नहीं बचा। मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में बता चुका हूँ। आप सारी वीडियोस फिर से देखिए, अगर जरूरत पड़े, वैसे स्लाइड जरूरत पड़ेगी नहीं, आप एक बार पीपीटी को देखिए और आपको सब याद आ जाएगा। नहीं आता तो आप एक बार फिर से वीडियोस देखें, आपको उसी में से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब मैं मिडिवल हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी दोनों साथ स्टार्ट करूंगा।